एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। मैं सीधे अनिल मित्तल जी से आग्रह करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी को मंच पर, हाँ जी, मंच पे आप आए। माननीय सचिव जी राजकुमार जी, कृपया। अनिल मित्तल जी, श्री तिलक जान्ना जी, हमारे कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार। अनिल अग्रवंशी जी, कृपया। अनिल अग्रवंशी जी, कृपया मंच पर स्थान करें। सबसे पहले सभी हम आज़ादी के अमृत महोत्सव सतमौला कम्युनिटी चौपाल का हम 18वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, 18वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। साथ ही साथ ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी विषय है। और सबसे पहले मैं सभी अतिथिगण और सभी अपने सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए अति विशिष्ट और सभी हमारे आजीवन सदस्यों से आग्रह करूंगा, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान से हम कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। माता की भारत माता की भारत माता की। पहले इस कार्यक्रम को हमारा प्रारंभ कैसे हुआ? मैं और श्री गुरजेश जी आपस में चर्चा कर रहे थे अपने कार्यालय में कि भाई इस कविता का इतना क्षरण हो रहा है और कविता आज चुटकुलेबाजी का नाम हो गया है और कविता में एक वल्गैरिटी आ रही है और हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको किस दृष्टि से देखेगी। तो हमने ये कार्यक्रम की हमने सोची और मित्तल जी के बच्चे स्कूल में विवेकानंद में अध्ययन करते थे, तो उस नाते एज ए पेरेंट हमारी आपस में बातचीत थी। तो इस बात को निश्चित किया गुरजेश जी ने, हमने प्रारंभ किया। शुरू में हमने केवल 4 एपिसोड बड़ी मुश्किल से हमने प्रारंभ किए। एक एपिसोड के लिए विवेक गौतम संस्थापक हमारे एंकर हैं, किस प्रकार से हम बारिश में भी जाते थे और करते 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 पता नहीं चला कि आज हम 720वां एपिसोड लेके आ रहे हैं। कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस उतार चढ़ाव में कई बैरिकेडिंग भी आए होंगे, लेकिन श्री अनिल कुमार मित्तल जी ने हर बैरिकेड को, हर अवरोध को दूर करते गए। कहा बस एक ही शब्द निकलता था, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। ये मैं हूं ना इतना हमारे लिए सबल था कि आज लोग कहते हैं कि ये तो अजीब सा कार्यक्रम है, ये तो क्या नाम आपसे आजीवन सदस्यता करते हैं। आजीवन सदस्यता का मतलब परिवार के अंग के अंदर एक अभिभावक को बच्चे अपने पुरुषार्थ से परिवार चलाते, परिवार चल रहा है। आज ये परिवार 15,000 से ऊपर कवियों का हो चुका है और आगे ये बढ़ेगा। हम हर किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, हर किसी व्यक्ति को। ये सहभागिता का ही एक सघन रूप है, सफल रूप है सतमौला कवियों की चौपाल। आज हम 15,000 से ऊपर हमारे कवि हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म ले चुके हैं। सुनहरी लाल वर्मा जी कभी नवांकुर कवि के रूप में आया करते थे और आज अंतर्राष्ट्रीय कवि। ये इस कार्यक्रम की शक्ति है, ताकत। हमारे कवि सम्मेलन से जुड़े हुए लोग आज वाहवा में जा रहे हैं। अनेक आज 1000 से ऊपर हमारा डाटा है जो आज सुप्रसिद्ध कवि हैं। हम किसी का नाम नहीं बोल लेना चाहेंगे। कारण क्या है कि ये क्योंकि वो कोई चाहे वो खुद कहे कि मैं सतमौला कवि चौपाल में जाया करता था, लेकिन 1000 हमारे पास डाटा, 1000 से ऊपर कवि आज वरिष्ठ कवि बन चुके हैं। आगे ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं 2 मिनट के लिए सतमौला कवि चौपाल के संरक्षक, सतमौला के चेयरमैन श्री अनिल मित्तल जी से आग्रह करता हूँ अपनी बात रखें।
नमस्कार। सबसे पहले मैं सतमुला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके प्यार और आशीर्वाद के कारण ही हम आज सतमुला कवियों की चौपाल के 18 वर्ष पूरे कर पाए हैं। मुझे याद है जब प्रवीण आर्य जी और हमने 15 अगस्त 2004 में इसकी शुरुआत साधना टीवी से की, तो हमें नहीं पता था कि ये सफ़र इतना लंबा चलेगा। इसके लिए मैं प्रवीण आर्य जी और साधना टीवी के चेयरमैन राकेश गुप्ता जी के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रवीण जी ने इसमें पूरी मेहनत और लगन से इसे साकार किया। मुझे खुशी है सतमुला कवियों की चौपाल में 720 एपिसोड आ चुके हैं और इसमें करीब 15,000 से अधिक नवांकर कविगण इसका हिस्सा बन चुके हैं। मेरा मानना है कि कविगण हमारे हिंदी साहित्य का अहम हिस्सा है और हमने यदि इसे प्रोत्साहित नहीं किया तो इस कला को हम भूल जाएंगे। हेलो, आवाज़ है, हेलो, आवाज़ बढ़ाओ। आजकल बहुत से प्रोग्राम डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी शो होते रहते हैं, लेकिन सतमुला ग्रुप सतमुला कवियों के चौपाल के माध्यम से इस अमूल्य परंपरा को आगे बढ़ाने में प्रयासरत है और हमें इसमें देश भर के सभी नामांकन कवियों को प्लेटफॉर्म देते रहेंगे। और अब मैं अपने बड़े भाई विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें सतमुला कवियों के चौपाल का 19वां जन्मदिन विधानसभा में कराकर इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। और यहाँ आए मेरे सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने आज यहाँ आकर सतमुला कवियों की चौपाल की शोभा बढ़ाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आभार। धन्यवाद। सतमुला कवियों की चौपाल में हमारे बीच में अनेक विशिष्ट जन हमारे बीच में पधार चुके हैं। सतमुला कवियों की चौपाल में जब ये हम 19वां जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं तो उसमें आशीर्वाद एक इस विशिष्ट शख्सियत का हमें मिलने जा रहा है। वह होते हैं हमारे दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी। रामनिवास गोयल जी आशीर्वाद हमें पूरा किस प्रकार देंगे, वो आशीर्वाद फलित होता है कि आप हमारे एक कवि के रूप में भी, आप जहां आपने दर्शक दीर्घता के रूप में क्रांतिकारियों की आप जाएंगे तो मैं ज़रूर आपसे आग्रह करूंगा, या अध्यक्ष जी का भी आग्रह है कि आप गैलरी में से होते जाएं और एक एक चित्र को देखिए। एक एक क्रांतिकारी के बारे में बताया गया है और साथ ही आप कवि भी हैं। कई बार हम कहते हैं सतमुला कवि चौपाल में राजनीतिक लोग आते हैं, उसका उनका क्या अर्थ है? क्यों कीर्ति जी, ऐसा प्रश्न उठता होगा ना। लेकिन सतमुला कवियों की चौपाल में वही राजनेता उपस्थित होता है जिसका साहित्य से सरोकार होता है, कविता से सरोकार होता है। आज इस बात का प्रमाण माननीय अध्यक्ष जी देंगे और आशीर्वचन के साथ एक अपनी छोटी सी कविता भी रखेंगे। सतमुला कवियों के चौपाल में मैं अपनी ओर से, दिल्ली विधानसभा की ओर से आए हुए सभी कवियों का, सभी श्रोताओं का, उद्योगपतियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अनिल जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। मैं वेकवार में रहता हूँ, आप सूर्यनगर में रहते हैं। हमारी अनेक संस्थाओं में दानदाता के नाते से ट्रस्टी भी हैं, समाज सेवी भी हैं। दाईं ओर बैठे राजकुमार जी दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरी हैं, वैसे जेलर भी रहे, जेल से सीधा हमारे पास है। जेल से जब छुट्टी हुई तो विधानसभा आ गए, महाधिकारी थे। अग्रवंशी जी को मैं बहुत प्यार रखता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी कविताओं से, हास्य कवि भी। उनके जो व्यंग होते हैं वो बड़े आधुनिक व्यंग होते हैं, चाटुकारिता नहीं करते। मैं इसलिए इनका प्रशंसक हूँ। चाना जी ना, कीर्ति काले जी को एक बार सुना है, वेकवार में भी हमारे आई हैं। अन्ना जी का मैं वैसे उनके शायरी का फ़ैन भी हूँ, अनेकों बार सुनने को मिला है। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब वो पैर छूती हैं, जहाँ भी कहीं मिलती हैं पैर छूती हैं, बहुत अच्छी उनकी शायरी में आनंद आता है। यहाँ अनेकों मेरे परिचित आए हुए हैं, जमुना पार के गिरजेश रस्तोगी जी मेरे पड़ोसी हैं, सतीश जी, मनोज पीछे बैठे हैं, और हमारे सब ट्रस्टी और आए हुए हैं हमारी संस्थाओं से जुड़े हुए,
सुभाष जी, अशोक जी, मोमबत्ती वाले, हम इनको मोमबत्ती के नाम से ज़्यादा पुकारते हैं। अशोक जी, मोमबत्तियों का इनका व्यवसाय है। हमारे राकेश बंसल जी हमारे मित्र हैं बहुत घनिष्ठ, अनिल कंसल जी, मैं आज देख कर के हैरान हूँ कि काफ़ी लोग मित्र बुलाए हुए हैं। और राजे रावल जी, अगर इन कार्यक्रमों की जो विधानसभा में होते हैं उनके पीछे कोई रीढ़ की हड्डी है तो अजय रावल जी है। मेरा तो काम केवल ये होता है भाई हम कर देंगे, आ जाइए, हम आमंत्रित हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस सारे काम को रावल जी संभालते हैं, वही देख रेख करते हैं। मैं बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। कवियों के कवि सम्मेलन में यहाँ कई हो चुके हैं। रेखा गुप्ता जी पीछे बैठी हैं, अनेक कवि सम्मेलन हुए। आज एक ये अनूठा कवि सम्मेलन है, एडल्ट हो गया है, 19वें वर्ष में प्रवेश कर रहा, हालांकि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु शायद 25 वर्ष, अभी 6 साल हो। सिल्वर जुबली बनाएंगे, सिल्वर जुबली बड़े लेवल में बनाएंगे। हाँ, बड़े लेवल, सिल्वर जुबली बहुत अच्छे लेवल में बनेगी। अग्रवंश के भी काफ़ी बंधु यहाँ बैठे हैं, मेरी धर्मपत्नी भी आई हैं, इनको भी कवि सम्मेलन का शौक है, जाती रही है मेरे साथ बहुत सुनने, लाल किले तक भी गई हैं। अब बहुत दुविधा में प्रवीण जी ने डाल दिया है। मैं कविता अंत में सुना दूंगा, लेकिन कुछ बातें आपसे पहले कर लूँ। आज बहुत नए चेहरे विधानसभा में आए जो मैं समझता हूँ पहली बार आए हैं, और विधानसभा के इतिहास के विषय में शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि विधानसभा खाली ये दिल्ली की विधानसभा एक राजनीति का अखाड़ा केवल नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा इतिहास छुपा है। कीर्ति जी को भी शायद मालूम नहीं होगा। ये विधानसभा 1911 में, आज से 111 साल पहले निर्मित हुई थी। अंग्रेजों ने जब ये तय किया कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट करनी है, एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा, जिसको अब लोकसभा बोलने लग गए। 1912 में यहीं पर इसी विधानसभा में जहाँ हम बैठते हैं, हमारे सब पूर्वज यहीं बैठते थे। लाला लाजपत राय हुए, नेहरू हुए, मोतीलाल नेहरू हुए, सरदार पटेल हुए, दोनों भाई, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सब वो उस वक्त के, क्यों कांग्रेस थी और कांग्रेस द्वारा जो भी नेता लिए जाते थे वो यहीं बैठते थे। उस वक्त पद्धति क्या रही होगी चुनने की मैं नहीं कह सकता। अंग्रेजों द्वारा अपने नॉमिनेटेड होते थे, कांग्रेस के अपने लोग होते थे, लेकिन अंग्रेजों की 4 सदस्यों से मेजोरिटी बराबर बनी रहती थी। उस इतिहास में एक बड़ा स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि लोकतंत्र, भले हम गुलाम थे लेकिन लोकतंत्र का तगाजा देखिएगा। उस वक्त अध्यक्ष चुनना था 1912 में, 4 वोटों से अंग्रेजों की मेजॉरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पहला भारतीय अध्यक्ष इस कुर्सी पर बैठा, वो थे सरदार विठल भाई पटेल। क्या बात है, वाह। उन्हीं का चित्र लगा। ये लोकतंत्र का तगाजा था, वो चुने गए। 1926 में यहाँ से विधानसभा बंद हो गई, वर्तमान जो लोकसभा है वहाँ शिफ्ट हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि 1926 के बाद इस बड़े भवन का क्या हुआ जिसमें 250 कमरे, तो ये न्यायालय में परिवर्तित हो गया। जो हमारे क्रांतिकारी उस वक्त लाल किले में बंद रहते थे, एक सुरंग के द्वारा यहाँ लाया जाता था। पहले ओपन लाते थे, लेकिन क्रांतिकारी तो सर फिरे होते हैं, नारे लगाते थे भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, सड़क पे चलते लोगों का लहू खुलने लगता था। तो अंग्रेजों ने निर्णय किया कि उनको किसी सुरंग के जरिए लाया जाए। एक सुरंग लाल किले से यहाँ तक बनाई गई और यहीं उनके मुकदमे चलते थे, और जिसको सजाए मौत देनी होती थी, इसी विधानसभा के प्रांगण में एक फांसी घर था, वहाँ उनको फांसी दी जाती थी।
आज़ादी तक यही सिलसिला चला। तो इसलिए मैंने कहा कि ये विधानसभा, इसका ऑरा जो है, वास्तविकता में कोई यहाँ चुन करके आएगा और वो देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, समाज से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। विधानसभा में घुसने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली उसका ऑरा जो है वो चेंज होता है, क्योंकि यहाँ क्रांतिकारियों की आत्मा आज भी बसती है। क्या बात। वो सुरंग जो है माउथ टू माउथ चलती थी, कभी किसी स्पीकर ने क्यों नहीं हिम्मत की मैं नहीं जानता। 1916 में अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत चर्चा रही। लंदन से भी लोग आए उस सुरंग को देखने के लिए। वो सुरंग 1916 में खोज डाली। आज तो उतना समय नहीं है, तो आप देखना चाहेंगे तो दिखाएंगे। और फांसी घर भी मैं एक दिन ऐसे ही पूरी विधानसभा का राउंड ले रहा था 2018 में। तो मैं जब भी निकलता था एक कमरा बिल्कुल लॉक रहता था। भाई ये कमरा लॉक क्यों रहता है, मन में जिज्ञासा रहती थी। एक दिन मैंने पूछ लिया इस कमरे को खोलते क्यों नहीं है, कमरा इस्तेमाल हो जाए, कुछ जगह की भी ज़रूरत थी। नहीं बात समझ में आ रही थी किसी के। फिर किसी कर्मचारी ने कहा जी हाँ फांसी घर है इसलिए खोलते नहीं। उसका ताला तोड़ा, वास्तविकता में जीने में चढ़े, कमरा नहीं है वो, बहुत पतला सा जीना। आप देखिएगा, आज उसको ज़रूर देखे जाइएगा। कल उसका वैसे ओपनिंग करेंगे हम, मैं बता रहा हूँ उसका। बहुत जाले लगे हुए थे, उसके बाद सफाई करवाई गई। अंदर गए, अंदर जा कर के एक नई दीवार मुझे दिखाई दी। पुरानी दीवार नई दीवार में अंतर होता है। जो 110 साल पहले वाली दीवार रही हो या आज़ादी के बाद की दीवार रही हो, तो उस दीवार को तुड़वाया गया तो उसके दीवार के पीछे 2 फांसियाँ निकली। 2 फांसियाँ जो आज एज इट इज, उसको मैंने छेड़ा नहीं है, ना रेनोवेट करवाया है। उसका प्लास्टर, उसकी लकड़ी, उसका सब कुछ एज इट इज छोड़ा है। तो इसलिए मैंने कहा ये भवन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी भवन में आज़ादी के बाद 5 साल दीक्षांत समारोह दिल्ली यूनिवर्सिटी का हुआ है। 1951 में विधानसभा बनी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन अधिकारों को लेके बड़े क्रांतिकारी थे। अनेकों बार जेलों में रहे। पहले मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के थे, कांग्रेस केंद्र में थी। नेहरू से उनका टकराव हो गया दिल्ली के अधिकारों को लेकर। 4 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1 साल के लिए गुरबख्श सिंह जी को बना दिया गया। ये तो एक चलो प्रक्रिया थी, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा आघात दिल्ली के लोगों ने सहा 1996 से लेकर 1993 तक, मैं दोहरा रहा हूँ, 1956 से लेकर 1993 तक, यानी 37 साल देयर वाज नो असेंबली, देयर वाज नो इलेक्टेड मेंबर। कोई इलेक्टेड एमएलए नहीं होता था, कुछ नहीं था, नथिंग वाज लाइक दैट। केवल एलजी और दिल्ली की जनता, या अधिकारी और दिल्ली की जनता। ये कुल मिला के इसका मैंने एक ब्रीफ, एक लोकतंत्र पहले का, एक लोकतंत्र बाद का और एक लोकतंत्र आज का, आप खुद अंदाज लगाइए उस विषय को। ये मैंने एक छोटी सी ब्रीफ रखा है। आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है। 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। आज़ादी भी हमारी बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाएगी। जब बुजुर्गों की श्रेणी में आते हैं तो हम समझते हैं, कहते हैं कि हम बहुत समझदार हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं। अब कितना परिपक्व हुए हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये हम लोग खुद चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। एक छोटी सी कविता के माध्यम से आज भी देश की जो स्थिति है, एक ही बात कहकर मैं उस कविता पे आ रहा हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी, जिसमें नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, लोग पढ़ने यहाँ आते थे। मेरे देश के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं और हम विश्व गुरु की बात करें, क्या मायने है उसके। हायर एजुकेशन के लिए आज भी 75 साल बाद मेरे बच्चों को बाहर जाना पड़ता। जरा उन माँ बापों से पूछिए जो वहीं जाके बस जाते हैं, उसी देश की संपत्ति हो जाते हैं, उसी देश की धरोहर हो जाते हैं, उसी देश के लिए कमाते हैं।
कोई चिंता नहीं है। आइए एक छोटी सी कविता पे, गंभीर विषय हो गया, जो मेरी पीड़ा थी थोड़ा मैंने रखी, बहुत पीड़ाएं, आज समय नहीं है। एक कविता मुझे बहुत प्रिय है, उस कविता को थोड़ा सा लिखा था कभी सोच समझ करके, वो आपके कुछ मेरे साथियों ने सुनी है कई बार। हमें से जलियांवाला बाग कौन कौन गया है जरा, मैं थोड़ा सा, मैक्सिमम लोग गए हैं। उधम सिंह काम्बोज जब लंदन चले गए, जनरल डायर का वध कर दिया, बदला ले लिया उन्होंने, जो परिस्थितियों में गए थे वो एक अलग विषय। स्कॉटलैंड में उनकी समाधि बनी, उस वक्त जिस दिन उनको फांसी दी जानी थी वो कालकोठरी में बंद थे। उनके मन में क्या विचार आए होंगे, क्या सोचा होगा उन्होंने। कॉलेज की कुछ पंक्तियों में उनको मैंने लिखा है। उस कालकोठरी में बंद है, आज फांसी होनी है, एक सुबह उठे हैं तो एक खिड़की से ठंडी सी हवा का झोंका आ रहा है, लंदन की हवा बहुत ठंडी होती है। उस वक्त काम्बोज क्या कहता है, ओ पवन अभी जाना मेरे भारत देश जाना। लंदन की हवा उसको भारत भेज रहा है। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। तू आज इतनी चंचल क्यों है, तू आज इतनी शीतल क्यों है, माना मैंने चाहती हूँ मेरे जख्मों पर मरहम लगाना। अगर है इतनी हमदर्दी मुझसे तो ओ पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो, मूरत बनी माँ की दिल में मेरे, तुम पहचान जाना पहचान जाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। पहचान बता रहा है, सागर चरण धोता है उसके, हो नतमस्तक बढ़ जाना पुरी की ओर। अयोध्या भी जाना, मथुरा भी जाना, काशी भी होती आना, गंगा की शीतलता अपने संग लेती आना। बहुत अच्छे। हाँ जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना, ओ पवन तुम आज वाह वाह वाह, अभी जाना मेरे भारत। क्या कहने। अंतिम 4 पंक्तियां, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, फिर तुम्हारी चंचलता और शीतलता में महक मेरे देश की आएगी। कण कण तुम्हारा पवित्र होगा, सांस बन पुनः मेरी सांसों में मिल जाना। ऐ मेरी सांसों बस फिर तुम हमेशा के लिए रुक जाना, ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने साक्षात दर्शन कर लिए माननीय अध्यक्ष के रूप में, एक महाकवि के रूप में। और ये सतमोला कवि की चौपाल में जब भी कोई राजनेता आता है तो निश्चित मानिए वो केवल राजनेता नहीं, उसका साहित्य से सरोकार होता है। पीछे अभी हमारे शो पे कैसे त्यागी जी भी आए थे, और हमारे बीच में हमारे निर्देशक मंडल के हमारे एक सदस्य हैं श्री अक्षय अग्रवाल जी, आइए जल्दी आइए। अक्षय अग्रवाल जी का सम्मान श्री अनिल मित्तल जी करेंगे, एक ही दे दीजिए। अक्षय अग्रवाल जी हमारे निदेशक मंडल के सदस्य हैं, और अब अक्षय अग्रवाल जी को जिम्मेदारी दे रहा हूं क्योंकि सिक्योरिटी चेक सभी को आप बुके भी भेंट कर दीजिए फटाफट। चलो ठीक। कवियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर कीर्ति काले जी कृपया मंच पे आए। मैं भी सामने बैठ के सुनूंगा, अच्छा लगेगा। आइए प्लीज। डॉक्टर कीर्ति काले जी, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। अनाथ हेलवी जी, सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी, प्रमोद निष्मल जी कृपया मंच में। और ये वाली जो दीर्घा है, ये तो मैं अब आगे के कवि सम्मेलन, सफल कवि सम्मेलन के लिए श्री अनिल अग्रवंशी जी को मंच प्रदान करें। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, और आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। इतनी शालीनता से नमस्ते कर ली, हरियाणा के आदमी ने एक ताली नहीं बजाई किसी ने। सिर्फ 2 मिनट की भूमिका अपने भावों को अर्पित करने का मुझे मन है। उसके बाद सीधा सीधा कवि सम्मेलन, ज़्यादा समय संचालन में भी नहीं लूँगा।
क्योंकि मुझे सर ने बताया कि अनिल भाई इतने बजे तक हमको निकलना भी है, तो मैं चाहता हूं कि उस बीच हमारे 5 महत्वपूर्ण कवि उनके समक्ष कविता पाठ कर लें। उसके बाद आप सब होंगे तो बाकी के आज टोटल हमारे 10 कवि हैं, 6 कवि भी अगर उस तक कविता पाठ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि उनके समक्ष कविता पाठ कर लें। मैं अपने कैमरामैन जितने भाई हैं उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि ये कवि सम्मेलन में एक जगह कहीं कैमरा फिक्स करके अगर आप स्थान ग्रहण करें, एक बार तस्वीर सबकी खींच कर बैठेंगे तो ये कार्यक्रम अति उत्तम हो जाएगा। एक ताली बजिए, रहने दो। नहीं, मेहनत कितनी कर रहे हैं वो, और उनकी देखो बुजुर्ग हैं उसके बावजूद इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, हर बात पे ताली। देखो आज का जो कवि सम्मेलन मैंने जब पूछा अनिल भाई से, सुनहरी लाल जी प्लीज, जब मैंने अनिल मित्तल जी से पूछा कि कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी तो उन्होंने एक ही बात कही कि अनिल जी आज का कार्यक्रम सतमोला का ये 19वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। लगभग 10-15 हज़ार कवियों ने मंच पर कविता पाठ किया और आज ये पूरे देश में 700 से ज़्यादा एपिसोड हमारे प्रसारित हुए। मैं एक बात तो कहना चाहता हूं कि मंचों पर मुझे बहुत साल हो गए। मैंने गुरु छोटे लाल जी दिल्ली दूरदर्शन के म्यूजिक डायरेक्टर थे, रेखा जी जानती हैं उस बात को, मैंने उनसे संगीत भी बहुत विधिवत शिक्षा ली। लेकिन मुझे ये पता है कि इतने वर्षों में अगर कोई व्यापारी व्यक्ति, कोई अग्रवाल बंधु या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इतना बड़ा काम करता है तो मैंने देखा है कि उसमें से अगर कोई बड़ा, सबसे बड़ा नाम साहित्य के प्रति आता है तो वो हमारे अनिल मित्तल जी का आता है। ये एक बड़ी बात है, वरना साहित्य कहीं लुप्त होता जा रहा है। हम डीजे पर आ गए, हम मोबाइल पर अनर्गल ऐसी वीडियो देखने पर आ गए हैं। लेकिन अगर साहित्य को कोई किसी ने जिंदा रखा, वो और भी कार्य कर सकते थे, अपना नाम और भी ऊंचा कर सकते थे। सतमोला के चौपाल के अलावा कुछ और भी नाम रख सकते थे, वो और भी बहुत कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साहित्य को चुना। मैं उनका कवियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और सबसे बड़ा आभार मैं व्यक्त करता हूं आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष राम निवास जी का। मैं उनके बारे में इतना कहना चाहूँगा, जब वो अध्यक्ष बने मैं उनके बारे में ज़्यादा परिचित नहीं था। एक जमुना पार में कवि सम्मेलन था, लगभग 8-10 साल पहले मुझे मंच पर मिले, बहुत प्यार दिया, गले से लगाया। तो मैंने पूछा कि उन्होंने बताया मेरे को कि सर रहते यहीं हैं और कविताओं से प्यार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुझे पता चलता गया कि जैसे उन्होंने बताया, और ये बात बताने की नहीं होती है, हर नेता अपने आप में देशभक्ति की बातें करते हैं, हर नेता अपने आप में संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन संस्कारों की अगर देश की कोई कविता लिख सकता है तो उसके भीतर में देश बसता है साहब। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर जलियांवाला बाग के लिए, उधम सिंह के लिए अगर कोई कविता की रचना होती है तो सोचिए उनके दिल में देशभक्ति कैसी है। निश्चय ही मैं उनको प्रणाम करता हूं, मुझे प्यार करते हैं, केवल इस बात के लिए उनका सम्मान करना एक अलग बात है। वो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष है, केवल इस बात के लिए सम्मान करना अलग बात है, लेकिन वो एक देशभक्त हैं, एक सच्चे संस्कारी, और अग्रवाल समाज की हमारी शान है। मैं चाहता हूं सारा सदन हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियां सर के लिए बजाए। और तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन मेरे को अनिल जी ने बताया कि आज का कवि सम्मेलन हास्य से ओतप्रोत भी रखना है, क्योंकि सतमोला कवियों की चौपाल है। हम देश की बात भी करेंगे, क्योंकि 75वां हमारा जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसका भी हम ध्यान रखेंगे। लेकिन आज जो कवि आए हैं उनका एक छोटा सा परिचय भी मैंने करवा दिया है, लेकिन दोबारा भी जैसे मुझे लगता है कि अब लंबा परिचय कराने से बेहतर है कि कवि तब सीधा शुरू कराया जाए। और प्रवीण आर्य जी जिन्होंने सारा कार्यक्रम संजोया है, कवियों के साथ बड़ी मेहनत की, बराबर उनको फ़ोन करके अनिल भाई ऐसे करना है, इस प्रकार से करना है। मैं प्रवीण भाई के लिए भी एक बार चाहता हूं कि जोरदार आप सब तालियां बजाएं। सतीश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, सर प्रणाम करता हूं। राजू भाई दवे जी हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। विकास गुप्ता जी हैं, यादवगिरी विकास जी आपका भी स्वागत है। अनीता मुकीम जी मुझे लगता है शायद जब मैं कवि सम्मेलन में आया तब से जुड़ी हुई है, और अग्रवंश जो उन्होंने शुरू किया उसमें देश के अग्रवाल कवियों को और अग्रवाल समाज को जोड़ा, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। अनीता जी बैठी हैं हमारे बीच में। श्यामला जी चले गए क्या अग्रवंश से? हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।
जितने भी हमारे बंधु हैं वो स्थान ग्रहण करेंगे तो अच्छा लगेगा। जिनकी ड्यूटी है केवल सिक्योरिटी की, उनके लिए अतिरिक्त बाकी सब लोग बैठेंगे। शीघ्रता से मैं कवि सम्मेलन आरंभ करूंगा और मैं चाहे, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी से मेरी मुलाकात लगातार होती रहती है, मैं अपना कविता पाठ भले ही बाद में करूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे कवि मित्रों का काव्य पाठ उनके समक्ष हो। सरस्वती वंदना के लिए मैं कीर्ति जी को, जो हमारी सरस्वती की पुत्री हैं, मैं चाहता हूं कि आइए माँ के चरणों में ध्यान लगाएं और कीर्ति काली जी को मंच पर आमंत्रित करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय कीर्ति जी। परम आदरणीय श्री रामनिवास गोयल जी, आदरणीय गोयल जी, आदरणीय अनिल मित्तल जी और अग्रवंश की अध्यक्षा अनीता जी और यहाँ उपस्थित सतमोला कवियों की चौपाल के सभी सदस्यगण, प्रवीण आर्य जी जो सतमोला कवियों की चौपाल इतने वर्षों से और निर्बाध गति से चला रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ परिचित लोग बैठे हैं। अनिल जी ने मुझे माँ सरस्वती की वंदना के लिए कहा है, अनिल अग्रवंशी जी ने, तो मैं माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्रवदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, दिव्या भव्या आदिशक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी। और महादेवी वाक देवी सुर नर सुर सेवी आनंद रूप धीश्वरी, आनंद रूप धीश्वरी भुक्ति मुक्ति दायनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी। और चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, जागृत हो ज्ञान ज्योति सत्यानंद स्वरूपिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी। बहुत अच्छा कविता पाठ कीर्ति जी ने किया। एक बार तालियां लगातार बजाते रहिए। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि जितना उनको व्यस्तता रहती है सर को, और जितना पूरी दिल्ली का काम संभालना, हम अपने परिवार का कार्य नहीं संभाल पाते, लेकिन पूरी दिल्ली की जब बात आती है कि यहाँ हज़ारों आदमी आते हैं। अभी भी मैं देखा तो सर बैठे हुए लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम अपने जनता के सेवक बनकर हमेशा ये कार्य करते हैं और तमाम एक विधानसभा का अध्यक्ष होने के बावजूद भी एक बारीकी से बारीकी बात को अगर हम ऊपर तक ले जाते हैं और उसके लिए समाधान की बात सोचते हैं, तो सोचो कितना तनाव भरा काम होगा। तो मैं उस तनाव को दूर करता हूँ और कुछ थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कुछ हम ऐसी बात भी करेंगे जिनसे कि हमें हंसी का एक पिटारा मिलेगा। हालांकि यहाँ पर कुछ औपचारिकताएं रहती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। खुल के काम करें, सारी खुला, फिर ताली बजा दो। फिर मैं अपनी भी आऊँ, क्योंकि हरियाणा का आदमी है ना, इतनी देर खामोश बैठ नहीं सकता। वो एक महिला बैठी है, मैं देख रहा हूँ 15 मिनट हो गए, एक शब्द नहीं बोली। मारा हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो, खड़ा नाश हो जाए कति। वो अनीता जी सच बता रहा हूँ मैं, वो एक ने भैया बैठ जाओ आप पानी देके, है ना, सबको बैठ। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। घर वाले बोले यार हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे। पूरा परिवार सर हेलीकॉप्टर ने शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरा परिवार बिठा के मना कर दी, बोलने को कोई नहीं बोला। उसने देखा यार नाराज हो गया परिवार।
उसने कहा कोई कुछ तो बोलो, पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। बोला अरे कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। अपनी माँ से बोला माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। तो ज्यादा खामोशी भी ठीक नहीं रहती है। इससे पहले कोई कुछ कर दे तो उसमें हंसी की बहुत जरूरत होती है। 4-5 दिन पहले श्यामलाल जी मेरा एक कवि सम्मेलन ऑडिटोरियम में, अभी की बात है, अब तो शुरू हुआ, पहले तो कोरोना था। एक कवि सम्मेलन में देखा एक महिला आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को 15 मिनट से गुस्से में देख रही। जब मैं मंच पर आया गुस्से में घूर, मेरी नजर पड़ गई। मैंने कहा ये बहन जी मेरे को बड़ी गुस्से में देख रही है। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। एक बार मिलके तालियां बजाओ तो कवि सम्मेलन आरंभ करे भाई, यही चाहिए साहब। क्योंकि जो आज का कवि सम्मेलन है उसके अंदर देश की बातें होंगी, संस्कार की बातें होंगी, माँ की बातें होंगी, बेटी की बातें होंगी, हास्य की बातें होंगी। क्योंकि यहाँ पर जब हम विधानसभा में आते हैं, या जो कवि होते हैं, कवियों की कोई इस प्रकार से राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहता। और मैंने जो सर की भावनाएं देखी हैं आदरणीय रामनिवास जी की, वो भी राजनीति से ओतप्रोत नहीं, वो देश की बात करते हैं, वो संस्कारों की बात करते हैं, वो अपनेपन की बात करते हैं। आइए दोस्तों, मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं, ज़्यादा समय संचालन में नहीं लूँगा, सिर्फ आपसे जोड़ने के लिए है। रसिक गुप्ता जी हमारे बीच में है। रसिक गुप्ता, जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आ जाओ रसिक भाई। रसिक भाई आइए सर। रसिक भाई अपना काव्य पाठ करें, समय की सीमा आपको पता है। और रसिक भाई देश के एक बड़े कवि हैं। रसिक, मैं पहले एक बार इनकी भूमिका बना दूं ना, ये रसिक भाई देश के बड़े कवि हैं। क्यों वहां पर बैठे बैठे तो पता ही नहीं चलेगा ना रसिक कौन है। ये रसिक जी हैं, इनकी देश के एक बड़े कवि हैं। इन्होंने कम से कम 7-8 किताब लिखी हैं। 7-8 तो किताबें ताड़ी नहीं बजानी, किसी ने नहीं पढ़ी। लिख लो किताब, क्या होता है किताब लिखने से। मैं पूरी बात तो सुनते नहीं, ताड़ी पहले बजा देते हैं। भाई साहब 7-8 किताब लिखी, किसी ने एक पन्ना नहीं पढ़ा, क्या फायदा ऐसी किताब लिखने के। मैं हूं, मैंने एक पेज नहीं लिखा आज तक, तो ऐसी किताब लिखी। और वो अभी कह रहे 9वीं और लिखूंगा। मैं क्यों लिखेगा भाई, बोला 8 किसी ने पढ़ी नहीं। मैं कहा 9वीं भी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा कर। लेकिन ये हास्य की बात है, क्योंकि वो हास्य के कवि हैं, उनका एक मेरे को और एक मकाम, एक उनकी भूमिका बनानी पड़ती है। लेकिन 25 वर्षों से जो मंच पर हैं, रसिक भाई मेरे भाई की तरह हैं। और वो रसिक गुप्ता हमारे समाज से, अग्रवाल समाज से तो बिलोंग करते ही हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान के साथ एक बड़े कवि हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाएं रसिक गुप्ता जी के लिए। अनिल भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं तो हास्य का कवि हूँ। प्यार प्रेम की जब बात आएगी तो अनाजी तक आप पहुँचेंगे। एक बार हालांकि कॉलेज में मुझसे एक लड़की ने कहा था कि प्यार प्रेम की बात आप भी ज़रा सा कर दीजिए, कोई 4 पंक्तियाँ प्यार प्रेम पे लिख दीजिए। मैंने कहा मैं तो हास्य को नहीं, कोशिश तो कीजिए। मैंने बाबूजी कोशिश की, वो मेरी अंतिम पंक्तियाँ थी 4 श्रृंगार की, वो सुन लीजिएगा। हाँ, कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती। आप वाह वाह कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, और झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। तो भाई साहब वही सत्यानाश हो गया, वो अंतिम थी। उसके बाद में श्रृंगार लिखने लायक नहीं रहा नीता जी। बड़ी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। तो देखो हरियाणा के व्यक्ति से इससे ज़्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। वो एयर फोर्स का एक पायलट अपनी हरियाणवी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। तो स्थितियां बिल्कुल ऐसी हैं। बिल्कुल देखो, हमारे देश में अरबी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में चीनी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है, बोली नहीं जाती। लेकिन अगर किसी को किसी की कोई बात किसी भी भाषा में समझ में ना आए तो एक बार पूछ लो, तो हिंदी में समझाऊं क्या? तो बोला नहीं भाई साहब समझ गया। तो अनिल जी, इतनी सशक्त हमारी हिंदी की भाषा है, उसे छोड़ के हम अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहते हैं।
तो 2 अंग्रेज भारत आ गए एक बार। एक बोला जी मेरे वॉशरूम में 10 लाख रुपए लगे हैं, दूसरा बोला जी मेरे वॉशरूम में 20 लाख रुपए लगे हैं। वहीं अपने एक हरियाणा का ताऊ खड़ा था, वो बोला जी मैं लोटा लेके सवेरे जिस खेत में जाता हूँ ना, उसकी कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। तो हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में जो उसे जवाब दिया, वो जवाब आपके मन का जवाब था, तब आप मुझे अपना आशीष दीजिएगा कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। तो मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। ये तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया गोयल साहब। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो तंबाकू कूट रहे थे। तो कई बार पता नहीं लगता अंजना जी कि तंबाकू कूटा जा रहा है कि तालियां बजाएं। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता। हमारा वो देश जहां हम माता पिता की पूजा भगवान से ऊपर मानते हैं, तब पढ़ता हूं विजय भाई कि कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, रातों में तिमिर दिन में उजाला नहीं होता, कितना भी सर झुका लो किसी तीर्थ पर मगर माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं होता, माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं होता। और समय कम है तो मैं सीधे एक छोटी सी कविता 3-4 मिनट की मैं पढ़ देता हूँ। आज हमें विधानसभा अध्यक्ष बाबू जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और एक नदी और पहाड़ पर मैंने एक कविता लिखी, और मैंने कल्पना की कि नदी और पहाड़ जो है वो दोनों भाई बहन हैं। वहाँ से कविता का प्रारंभ होता है कि एक पहाड़ ने नीचे बहती नदी से कहा, एक पहाड़ ने नीचे बहती नदी से कहा, देख तो बहना जरा अपने इस भाई को, मैं ऊंचाई में तुझसे कितना बड़ा हूं, तुम्हारी तरह कभी इस नगर कभी उस नगर नहीं भटकता, सदियों से अपने स्थान पर अड़िग खड़ा हूं। लोग आते हैं ना गर्मी बढ़ने पर मेरी शरण लेने, बड़ी बड़ी कारों में, तुम्हारी तरह बंद कर नहीं रहता सिर्फ 2 किनारों में। तो नदी बोली, ऐ मेरे अहंकारी भैया, तू तो भीतर से कुछ और बाहर से कुछ, और भले ही तेरा दूर दूर तक विस्तार है, लेकिन ऊपर से ही तो ठंडा दिखता है। सब जानते हैं तेरे अंदर धधकता कितना बड़ा ज्वालामुखी का भंडार है। अरे मैं तो भारतीय संस्कृति की आस्थाओं का मंदिर हूं, क्योंकि जैसा बाहर से दिखती हूं वैसी ही अंदर हूं, जैसा बाहर से दिखती हूं वैसी ही अंदर हूं। होगा तू ऊंचा और बात करता रहे बेशक घटाओं से, लेकिन जब कृपा होती है ना मुझ पर किसी शंकर की, तब अवतरित होती हूं उनकी जटाओं से। और भूल गया वो दिन जब लक्ष्मण मूर्छा पर भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी के दोनों हाथ जोड़ गए थे। अरे गए तो बूटी लेने थे, पर तुम्हें समूचा एक हाथ में उठाकर आकाश में उड़ गए थे। अरे मैं तो अपनी सिंचाई से किसी मरुभूमि को भी लहलहाता खेत कर देती हूं, और आ जाए ना राह में कोई बड़े से बड़ा पत्थर, उसे भी घिस घिस कर उपयोगी रेत कर देती हूं। मैं मानती हूं कि पानी के विकल्प के रूप में तालाब है, हैंडपंप है, कुआं है, पर दुनिया की हर बड़ी सभ्यता का जन्म मेरे ही किनारे पर हुआ है। और होता है ना संगम जब हम 2 बहनों का, तो दोनों साथ चल पड़ती है एक ही धारा में, और यही हमारा संस्कार है। और देख तो जरा खुद से सटे किसी पर्वत को, तुम दोनों भाइयों के बीच में कितनी गहरी दरार है, तुम दोनों भाइयों के बीच में कितनी गहरी दरार है। और सुन, एक साधारण सा पर्वतारोही भी तेरे बड़े होने के घमंड को उखाड़ देता है, जब वो तेरी ही छाती पर पैर रखता हुआ तेरी शीर्ष चोटी पर भारत मां का तिरंगा गाड़ देता है। प्राचीन काल से ही मल्लाहों को, राहगीरों को पार करा आय का अर्जन होता है।
और पंचतत्व में विलीन हो जाता ना जब कोई शरीर, तो मुझ में ही उसकी अस्थियों का विसर्जन होता है। और उठती हूं ना जब ऊपर, तो बाढ़ में भाकर लाई गाद से खेतों में सोना भरती हूं, और गिरती हूं ना जब नीचे किसी बांध से, तो बिजली बनकर लाखों घरों को रोशन करती हूं। और इस प्रकार अपना फर्ज पूरा करते करते अंत में सोचकर कि मेरा धरती पर आना सार्थक हुआ, मारे खुशी के खिल जाती हूं। और सागर अपने खारे पानी की वजह से कहीं प्यासा ना हो, शेष पानी लेकर उसी में मिल जाती है। और चाहती हूं कि हजारों लाखों जन्म लेकर सागर के पानी को इतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा कर दूं कि जब कभी दोबारा समुद्र मंथन हो तो उसमें से सिर्फ अमृत ही अमृत निकले। जो पिए अमर हो जाए, मरना ना पड़े, और मेरे धारक शंकर को फिर कभी विषपान करना ना पड़े, और मेरे धारक शंकर को फिर कभी विषपान करना ना पड़े। और अंत में मैं समाज से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बेटा पिता के साथ रहता है, क्या दुनिया इसीलिए बेटे के लिए मरती है? जबकि सच्चाई तो ये है कि बेटी नदी की तरह दूर, बहुत दूर जाकर भी पिता का नाम रोशन करती है, पिता का नाम रोशन करती है, पिता का नाम। बहुत अच्छे रसी गुप्ता जी, एक बार तालियां रसी भाई के लिए बजा दो। एक पूरा प्रतीक उन्होंने, एक प्रतीक दिए, जल के दिए और पहाड़ के प्रतीक के माध्यम से अपनी कविता बताई उन्होंने, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और जल की बात या पीने की बात करते हैं, वो कई उन्होंने बात ऐसी चुटकुले भी बताया हमारे को। आर्य जी हैं हमारे, इतना बड़ा दिल है इनका। मैं अभी यहाँ विधानसभा में जैसे अनिल भाई क्या लोगे, क्या पियोगे, मैं कुछ भी मंगवा लूं, नहीं क्या पियोगे, चिपट गए मेरे गुरु, मंगवाया कुछ नहीं। 15 मिनट तक पूछते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं है, कही दूं मैंने कहा चलो जूस मंगवा लो, जूस मंगवा दिया उन्होंने। मैं सर देखा इनके जूस में मक्खी पड़ी, मैं बोला प्रवीण भाई आपके जूस में मक्खी पड़ी है, बोला पड़ी रहने दे, कितना पी लेगी। वो जूस फेंका नहीं उन्होंने जिसमें, बस इतने बड़े दिल के आदमी हमारे प्रवीण भाई हैं। एक बार तालियां बजा दो रसी भाई के लिए, आज तक की बात नहीं बैठी है और वो मुस्कुराहट उनकी बराबर बनी रहती है। महिलाओं का विशेष सम्मान आज पूरे देश में है। आदरणीय द्रौपदी जी हमारी राष्ट्रपति, हमारे महामहिम के पद पर आसीन हुई, तो मैं बधाई देता हूं और ये बड़ी बात है। वरना आजकल सच बता रहा हूं मैं, आज महिलाओं को पहले अबला कहते थे, अबला अबला, आज नारी को सबला कहते हैं, सबला। क्यों? पहले पत्नी पति के पास जाती थी, कबला क्यों कहते थे? पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है, जो भी कुछ है वो सबला। नारी का जो है ना आज बहुत चेंज हो गया है। और भाभी जी तो हर बात में इतना आनंद लेने में मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग इतना देश के लिए और समाज के लिए करते हैं, अगर मेरे को कहीं ऐसा माँ सरस्वती ने वाणी का ये दिया है कि मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी। साहब चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। इतनी टेंशन हो गई जमाने के अंदर, टेंशन में बैठा आदमी और खाम खा के टेंशन लिए ढूंढ रहा है, कोई काम नहीं है। मान लो अनिल जी आप सड़क पे जा रहे हो, टेंशन देखो कैसे मिलेगी। आप सड़क पे जा रहे हो, आप रहने तो आप चेयरमैन हो सतमोला जी, इतने बड़े चेयरमैन श्यामलाल जी भी अगर आप चले जाओगे। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पहचान किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, अगले का टेंशन हो जाएगा, ये आदमी की वो प्रकृति बन गई आजकल तनाव लेने की। क्यों तनाव में रह रहे हैं हम? एक बैठा तनाव में, अगर मैंने कहा टेंशन में कोई बैठा है, बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो कहां से लेके फिर रहे लोग। अगर मैंने टेंशन में कोई बैठा है, बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी, पूरी हरियाणवी में। तो मैंने कहा तुम टेंशन में क्यों बैठा है? बोला तो सब आखिरी में मरेगा, उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा?
टेंशन देखने लोगों ने कहां से ढूंढ रखी है। अपने को टेंशन वाला काम नहीं करना है, हमें करना है प्यार का काम, संस्कारों का काम। और इसी कड़ी के अंदर मैं बुलाता हूं भुवन ने सिंगल जी, जो हमारे अग्रवाल समाज के दिल्ली के युवा अध्यक्ष के साथ लगातार ही कुछ ना कुछ देश की बातें करते हैं, संस्कारों की बातें करते हैं, मेरे छोटे भाई के रूप में है, लेकिन एक बेहतरीन कवि है। मैं चाहता हूं मंच पर आए, अपनी प्रस्तुति दे। समय की सीमा वही है जो रसिक भाई की थी। भुवनेश जी आए और आप जोरदार तालियां बजाएं कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और किसी चाहेंगे जिस दिन हकीकत लिखने से यारो कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। जोरदार तालियां भुवनेश के लिए। बहुत बहुत आभार सभी का। विधानसभा के अध्यक्ष समक्ष बैठे हैं, उनके समक्ष कुछ बोलना और उनका सुनना हम लोगों के लिए निश्चित रूप से साहित्य के लिए, कवियों के लिए गर्मा की बात है कि उस विधानसभा के अध्यक्ष, जो विधानसभा, दिल्ली विधानसभा देश की राजधानी का प्रतीक है, उस विधानसभा का अध्यक्ष यदि सामने बैठकर कवियों को सुने तो निश्चित रूप से कहीं लगता है कि हम कविता के इस सफर में सफल हुए। क्या बात है। अनिल मित्तल जी लगातार बड़े कार्यक्रम करते रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से। एक ऐतिहासिक प्रांगण, आदरणीय रामनिवास जी ने बताया किस प्रकार से यहाँ क्रांतिकारियों के कदम यहाँ पड़ते रहे। निश्चित रूप से यह वो पवित्र भूमि की जिसकी पावन माटी को अपने मस्तक पर धारण किया जा सके। यदि उस भूमि के अंदर, उस पावन स्थल के अंदर हम लोगों के यहाँ पर उपस्थिति हुई और कुछ कहने का अवसर मिला है, तो मुझे लगता है कविता की इससे अच्छी सार्थकता नहीं हो सकती, शब्दों की इससे अच्छी सार्थकता नहीं हो सकती कि हम उन क्रांतिकारियों के प्रति अपनी कुछ शब्द कह सकें। राष्ट्र के एक महान नायक के ऊपर एक कविता कहना चाहता हूँ। भगत सिंह के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी गईं, लिखी जाती रहेंगी, मगर बच्चों के जीवन में एक अच्छा संस्कार कैसे दिया जा सके। एक कविता भगत सिंह के ऊपर मन है कि इस ऐतिहासिक प्रांगण में कहूँ। कहीं भगत सिंह का आगमन भी इस प्रांगण में अवश्य हुआ होगा, जैसा रामनिवास गोयल जी ने कहा है। एक कविता उसके ऊपर, मगर उससे पहले 4 पंक्तियां अपने आराध्य भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये मेरा सदैव प्रयास होता है, पहले अपने प्रभु के लिए 4 पंक्तियां कहें और फिर उसके बाद हम अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करें। आह्वान की पंक्तियां भगवान श्री राम से। आह्वान क्या है कि राम के दीवाने बनो। आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप लोगों का लक्ष्य क्या है, आप लोगों को क्या करना है, इस राष्ट्र के गौरव को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जब बातें चली तो राम के लिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि राम के दीवाने बनो। आह्वान की पंक्तियां हैं कि राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम। राम जी का काज यही राम राज लाइए। और ये राम राज्य आएगा कैसे? जब हमारी पीढ़ी के लोग या आने वाली पीढ़ी के लोग इस देश की स्वतंत्रता पर अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले उन क्रांतिकारियों, उन शहीदों को स्मरण जब करेंगे तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र के अंदर एक वास्तविक राम राज्य आ सकता है। एक कविता भगत सिंह के ऊपर कहता हूं कि भगत सिंह और उनकी मां का संवाद देखिए कि एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला। बहुत मार्मिक सा संवाद कहता हूं। और भगत सिंह ने अपनी प्राणों की आहुति दी, सो तो दी, मगर उन्होंने उस प्राणों की आहुति देते तो शायद वो अकेले होते, मगर उन्होंने इस देश को जगाने का क्या माध्यम चुना। उनके जीवन की एक बहुत बड़ी घटना आपके सामने रखता हूं, जिसने इस पूरे देश को क्रांति देने का प्रयास किया। कि एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला, एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला, मात भारती की सेवा में दिल ये मेरा है डोला और भारत मां पर संकट है गोरों की काली दृष्टि है। भारत मां पर संकट है गोरों की काली दृष्टि है,
तार तार है आंचल माँ का, गम की ओला वृष्टि है, दे मुझको आशीष यही माँ, भारत माँ को बचा सकूं, संकट भारत का हरने को, गर्दन हंस के कटा सकूं, दर्द ने होगा मुझे मौत का मस्तक मेरा चूम जरा, दर्द ने होगा मुझे मौत का मस्तक मेरा चूम जरा, दे मुस्काकर मुझे विदाई हंसकर पगली झूम जरा, और वीरों का इतिहास गढ़ूंगा बातें सुन ले सच्ची तू, और कोख तेरी माँ पूजित होगी है सबसे अच्छी तू। भगत सिंह अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ तू मुझे विदा कर, इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देना चाहता हूं। पंक्तियां आगे निवेदित करता हूं अगला बंद कि दूध भरा जो तेरा मुझ में आज उबाले मार रहा, भारत माँ का कर्ज चुका दूं, तेरा मुझ पर भार रहा, तेरे दूध का कर्ज चुकाने पुनः जन्म मा लूंगा मैं, गर तू मुझको माफ करेगी मरकर नहीं मरूंगा मैं। इतना कहकर भगत सिंह तब घर से बाहर निकल गया, वो सीधा क्रांतिकारियों के वीर मार्ग पर निकल गया, और राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले, शेखर जैसे भाई मिले थे, चंद्र बोस दिन महान मिले, और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी, और अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी। अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी, और बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी, बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी, स्वर बनूंगा मैं जनता का उसने मन में ठानी थी, और निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया, निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया, चलती कार्यवाही में ही बम वहां पर फेंक दिया, और घायल ना हो लेकिन कोई उसका यही तो लक्ष्य था, घायल ना हो लेकिन कोई उसका यही तो लक्ष्य था, बहरों को आवाज सुनाऊं यही तो निर्णय अक्षय था, और बम फटा जब बीच असेंबली आवाज दिल चीर गई, और अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। बहुत अच्छे भुवनेश भाई। अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई, और लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा, अंग्रेजों की कैद में जाना यही सोचकर अड़ा रहा, और केस चला तब भगत वीर पर जज ये बोला बतलाओ, बम कहां से बनवाया था सच को सम्मुख ले आओ, बम कहां से बनवाया था सच को सम्मुख ले आओ। और भगत सिंह कहते कि बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है, बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है, मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है, मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है, और बम अरे बनता है कैसे मैं तुमको दिखलाता हूं, एक एक कर सूत्र सभी ये मैं तुमको बतलाता हूं। और इतना सुनकर भगत सिंह ये बोला मकसद यही था, और बम बनाना सीखे सारा भारत लक्ष्य यही था। देखिए किस प्रकार से उसने लक्ष्य तय किया इस देश की स्वतंत्रता का, और कहता है कि सुनो सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा। भगत सिंह कहते हैं उस गवाही देने वाले व्यक्ति से कि सुनो सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा, बम बनाया कैसे जाता अखबारों से जानेगा, और भारत का हर बच्चा बच्चा काल बनेगा गोरों को, अंग्रेजी सरकार हिलाने जाल बनेगा गोरों को, तोड़ेगा जंजीर गुलामी की बनकर के बम यहां, मुक्त करेगा मात भारती गोरों की है कैद यहां। और मेरा इतना ही मकसद था चिंगारी एक सुलगाऊं, युवा देश का जाग उठे फिर भले मौत को पा जाऊं, और ये मेरी मृत्यु सबक बनेगी सारा भारत जागेगा, और अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा, अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा, और शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी लिख लो तुम। भगत सिंह कहते हैं कि शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी लिख लो तुम, यह मृत्यु मेरी सीख बनेगी बातें मेरी लिख लो तुम, एक क्रांति भड़क उठेगी नौजवान सब जागेंगे, दंश गुलामी का धोने को रक्त तुम्हारा मांगेंगे, और अरे फिरंगी जज तू सुन ले माफी नामे मांगूंगा। जज से कहते हैं वीरता देखेगा भगत सिंह की कि अरे फिरंगी जज तू सुन ले माफी नामे मांगूंगा, मकसद पूरा यही करूंगा नहीं यहां से भागूंगा, और चाहे काला पानी दे दे चाहे सूली चढ़वा दे, चाहे काला पानी दे दे चाहे सूली चढ़वा दे, एक मरेगा 100 जन्मेंगे क्यों ना फांसी लटका दे, और मेरी मृत्यु वो उत्सव होगी सारी दुनिया देखेगी, और एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी।
एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी, और मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। अंतिम बंद कहता हूं कविता का सार कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। एक युवा मरने को आतुर, कैसा दृश्य अनोखा था। 23 साल का युवा मात्र था मगर हौसला भारी था। मातृभूमि की आजादी का वो झंडा बरधारी था, और कंठ गया था सूख और खुद जज भी रोया था छिपकर। मुंह नीचे कर गोरे जज ने कलम तोड़ दी चुप रहकर, फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया। भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया, और यही फांसी की घटना। अंतिम पंक्तियां के और यही फांसी की घटना ऐसी जिंदाबाद हुई, और 15 अगस्त सन 47 को भारत मां आजाद हुई। भारत मां आजाद हुई। जय हिंद। भुवन ने बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया, और यही परम आदरणीय रामनिवास जी या सतमोला के चेयरमैन यही चाहते हैं कि हम काव्य के माध्यम से अगर हास्य करें तो देश की बातें भी करें। जोरदार एक बार तालियां भुवन के लिए। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है कि वीर शहीदों की दुनिया में नाम सदा से ऊंचा है, जर्रा जर्रा ऋणी है जिनका गली गली और कूचा है। राजदेव सुखदेव भगत सिंह जो अवतार धरा पर थे, जिनकी कुर्बानी को नतमस्तक ये देश समूचा है। ऐसे वीर शहीदों की अगर हम बात नहीं करेंगे, हम अपने शहीदों को हमें याद भी करना है, हमें अपने पूर्वजों को, अपने संस्कारों को याद करना है।